नमस्कार साथियों, मैं विनय शिक्षा भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें साइंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक साइंस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम केमिस्ट्री को सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले अगर इनकी पीएच वैल्यू की बात करें तो किस रेंज में इनको हम अम्ल कहते हैं, पीएच वैल्यू के आधार पर किस रेंज में इनको हम क्षार कहते हैं और किस वैल्यू पर हम इनको उदासीन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पीएच वैल्यू पर इनकी वैल्यू की बात करें, अगर आपकी जो वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे अम्ल कहेंगे। और यदि आपके सॉल्यूशन की वैल्यू अगर जो है 7 से 14 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे क्षार कहेंगे, उसे कहेंगे क्षार कहेंगे, बेस कहेंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम कहेंगे एसिड कहेंगे। यदि आपकी जो पीएच वैल्यू है 3 से कम है, 3 से कम है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल क्षार, मतलब ये आपका प्रबल क्षार कहलाएगा। और आपकी वैल्यू का 7 से ज्यादा, सॉरी 10 से ज्यादा है, 10 से 14 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे प्रबल, सॉरी 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 प्रबल अम्ल यहाँ पे होगा। प्रबल अम्ल आपका कहलाएगा, अगर 3 से कम है तो प्रबल अम्ल कहलाएगा। और आपकी वैल्यू 10 से ज्यादा है तो वो प्रबल क्षार कहलाएगा। और आपकी अगर जो सॉल्यूशन की वैल्यू अगर 7 है तो उसे हम उदासीन कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले आज देखेंगे कि एसिड क्या होते हैं, एसिड के बारे में जानकारी लेंगे कि एसिड क्या है और किस प्रकार की जो एसिड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पीएच वैल्यू की। सबसे पहले एसिड की पीएच वैल्यू की बात करें कि एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है, एसिड की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है तो आपको बता दें कि 0 से 7 के बीच में एसिड जो होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं वो 0 से 7 की बीच में की पीएच वैल्यू होती है। अगर इनकी हम स्वाद की बात करें, जो एसिड्स होते हैं वो उनके जो टेस्ट होता है, वो उनका टेस्ट होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो स्वाद में खट्टे खट्टे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा नींबू हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, सिरका जिसमें आपने घरेलू इस्तेमाल किया होगा। तो जितने इस प्रकार की चीजें खट्टी होती है इसमें हम देखते हैं यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, तो सभी आपके ये क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के अम्ल होते हैं। बात करें लिटमस पेपर टेस्ट की बात करें, लिटमस पेपर लाइकेन द्वारा, लाइकेन की लीव्स के द्वारा बनाया गया पेपर होता है जिसको इसके द्वारा टेस्ट किया जाता है लिटमस पेपर पर। इसको हम एसिड को टेस्ट करते हैं। तो लिटमस पेपर क्या होता है कि ये नीले रंग को लाल रंग में बदल देता है। अगर एसिड होगा तो नीले नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल रंग में चेंज कर देता है ये। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नीला लिटमस पेपर को उसमें चेंज कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है ये। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इसने ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर दिया इसको। और इसमें बात करें कि इसमें क्या उपस्थित रहता है आपकी, इसमें उपस्थिति की बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं इसमें, इसमें मुख्य चीज आपको देखने को मिलेगी एसिड के अंदर, वो हुआ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन एक विशेष इसमें आपको चीज देखने को मिलेगी, जो कि हाइड्रोजन आयन जहाँ पे होता है वो डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, मतलब विस्थापित हाइड्रोजन यहाँ पे पाया जाता है एसिड के अंदर। ठीक है, अगर आपको प्रबल है तो उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन निकल रहा होगा, दुर्बल होगा तो उसमें कम, मतलब इसमें जो कम निकल रहा होगा। ठीक है, अगर बात करें क्षार से क्रिया करके क्या देते हैं, और एसिड के साथ हम किसी भी बेस की क्रिया कराते हैं, ठीक है, किसी भी एसिड के साथ किसी भी क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या देता है। तो जब भी हम किसी भी एसिड की क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो वहां से हमें लवण और जल प्राप्त होता है, लवण और जल यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग, जैसे कि एसिड है का HCl और इसकी क्रिया हम एक क्षार NaOH से कराते हैं, NaOH इसकी क्षार की क्रिया कराते हैं। तो आप देख पाओगे कि यदि हम इसकी HCl की क्रिया NaOH से करा दें तो आप यहाँ पाओगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपका NaCl और प्लस H2O यहाँ से मिलने वाला है, जो कि आपका HCl आपका यहाँ पे अम्ल है और जो NaOH आपका वो क्षार है, और यहाँ पे NaCl आपका एक लवण है और ये आपका जल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी क्षार से क्रिया होगी तो क्षार से क्रिया करने पर क्या देगा हमें वो, तो क्षार से क्रिया पर हमें वो देता है लवण, अम्ल क्षार देता है, यहाँ से अम्ल क्षार, ये चीज हमें यहाँ से मिलती है भाई। ठीक है,
आगे देखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा, अम्ल, क्षार और लवण यहाँ से मिलने वाला है। अम्ल के साथ हम क्षार की क्रिया करें तो क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। लवण के साथ में क्या मिलेगा, जल मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट के अनुसार देखते हैं, कुछ जो विद्वान है उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें आर्हेनियस की बात करें तो आर्हेनियस का कहना है कि आर्हेनियस के अनुसार जो जल होता है वो मतलब जो आपके अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस कहते हैं कि अम्ल वो बे पदार्थ होते हैं, जब वे सॉल्यूशन होते हैं, जो जली विलय में क्या देते हैं, एस धनायन देंगे। जो जली विलय में क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, अगर वो हाइड्रोजन आयन को निकालते हैं। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अनुसार देखें तो आपको हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इसलिए भाषा में, दूसरी भाषा में बात करें तो प्रोटॉन ही आपका हाइड्रोजन आयन होता है। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं हम लोग। तो जो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो हाइड्रोजन आयन को देते हैं, जो हाइड्रोजन आयन को त्यागते हैं, जो बाहर निकालते हैं हाइड्रोजन आयन को, वही क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। ये ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपसे पूछे ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि जो हाइड्रोजन आयन को निकालते हैं, प्रोटॉन को निकालने वाले तो हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहेंगे। लुईस को बारे में बात करें तो लुईस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाएंगे, लुईस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारे जो वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं अम्ल के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो अम्ल आपके बेसिकली आप दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक ऑक्सी अम्ल बांट सकते हैं, ऑक्सी अम्ल। दूसरा आपका हो सकता है अनऑक्सी एसिड। एक बांट सकते हैं अनऑक्सी एसिड, अनऑक्सी अम्ल। तो एक आपका ऑक्सी एसिड, एक आपका अनऑक्सी। अनऑक्सी ऑक्सीज को हम हाइड्रा अम्ल भी कहते हैं, इसको हम हाइड्रा एसिड भी कहते हैं, हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल। ठीक है, तो ये अम्ल आपके दो प्रकार के बेसिकली देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो एक आपका ऑक्सी एसिड होगा, एक अनऑक्सी एसिड होगा। ऑक्सी एसिड का मतलब जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो होगी साथ साथ उसके साथ ऑक्सीजन भी पाई जाएगी, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आपका HNO3 हो जाएगा। देखो हाइट्स में हाइड्रोजन के साथ साथ देखो H भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है। H2SO4 हो जाएगा, इसमें देखो H2SO4 में आपका हाइड्रोजन भी है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है। इसे हम इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको। बात करें हम अनॉक्सी एसिड की तो उसमें केवल क्या होगा, हाइड्रोजन, इसमें केवल हाइड्रोजन होगी। क्या होगी, केवल हाइड्रोजन उपस्थित होगी, केवल हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें केवल क्या पाई जाएगी, केवल हाइड्रोजन पाई जाएगी। इसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहेगी यहाँ पे। ठीक है, बात करें एग्जांपल्स की तो आप यहाँ समझोगे HCl। ठीक है, ठीक है, तो जो आपको इन जो अनॉक्सी एसिड्स होते हैं केवल इनमें हाइड्रोजन पाई जाती है, और हाइड्रोजन जो इसमें पाई जाती है, हाइड्रोजन वाले जो होते हैं इनको हम हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल या हाइड्रा एसिड भी के नाम से इनको जानते हैं भाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। इनकी हम सांद्रता के आधार पर देख लें कि जो कितना हाइड्रोजन आयन त्यागने के आधार पर इसको हम दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, कि हाइड्रोजन निकलने के आधार पर इसको हम दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार के प्रबलम जिनमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा निकलता है। ठीक है, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा निकलता हो तो हाइड्रोजन आयन विस्थापन के आधार पर इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, हाइड्रोजन आयन के आधार पर। मतलब एक प्रकार से वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे, एक प्रबल अम्ल, तो एक आपको दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा निकलता है, ज्यादा विस्थापित होंगे, ज्यादा होगा विस्थापन हाइड्रोजन का, तो आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। अगर कम विस्थापन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन कम निकलते हैं, हाइड्रोजन का विस्थापन कम होता है, तो आपका कहलाएगा दुर्बल अम्ल कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, प्रबल ऐसे अम्ल होते हैं जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन, बड़ी संख्या में क्या देते हैं हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन की संख्या यहाँ पे ज्यादा निकलती होगी, तो उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल कहेंगे। इसमें हम बात करें जैसे HCl हो जाएगा, इसमें आपका H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ये इसी प्रकार के एग्जाम्पल माने जाते हैं जो कि प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं, जो कि HCl, H2SO4 और आपका HNO3। ठीक है, ये सभी आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें तो ऐसे अम्ल जो कि आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन को निकाल देते हैं, थोड़ा कम, मतलब आंशिक रूप से कुछ में हाइड्रोजन बाकी रह जाती है, बची हुई रह जाती है, तो ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल बोलते हैं, जब वीक एसिड्स का नाम देते हैं इसको हम। इसमें हम बात करें तो CH3COOH, आपका CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड, ये आपका इस प्रकार का एग्जाम्पल हो माना जाएगा। ठीक है, बात करें कंसंट्रेशन के आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पर आप बात करें तो कंसंट्रेशन के आधार पर आपके
मतलब सांद्रता के आधार पर भी हम बात करें, सांद्रता के आधार पर आपके जो अम्ल होते हैं दो प्रकार से सांद्रता के आधार पर उसको बांट सकते हैं। ठीक है, एक सांद्र अम्ल मान सकते हैं, एक आपको हम मान सकते हैं सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड, आपका एक तनु अम्ल, तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल वो होते हैं जिनमें विलायक की मात्रा कम होगी, विलायक, विलायक ज्यादा होगा और अम्ल क्या होगा, इसमें अम्ल होगा कम होगा। ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं, सॉरी, इसमें अम्ल क्या होगा, कम होगा, एसिड्स में कम होगा। तो ऐसे एसिड जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे सांद्र अम्ल बोलेंगे। और ऐसा विलयन जिसमें, सॉरी सॉरी गलत बता दिया, एक मिनट रुकना भाई, ये हो जाएगा, उल्टा बता दिया, जिसमें क्या विलायक की मात्रा कम हो और विलयन की मात्रा, सॉरी, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, तो वो आपका कहलाएगा, आपका सांद्र एसिड कहलाएगा। और जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी, तो उसे वो कहलाएगा आपका तनु अम्ल कहलाएगा। उसे कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे भाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग, तो सांद्र अम्ल वो अम्ल होते हैं जो अम्ल की सांद्रता विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो उसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी, विलायक की तुलना में क्या होती है, ज्यादा पाई जाएगी। तो ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं सांद्र एसिड बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। ठीक है, तनु विलयन की बात, तनु अम्ल की बात करें तो ऐसे ऐसे अम्लीय विलयन जिनमें अम्ल की मात्रा होती है वो विलायक की तुलना में कम होती है, विलायक की तुलना में कम होती है, तो वहां पे उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको इस सांद्र अम्ल से तनु अम्ल चेंज करना है तो उसको हमें जल की बूंदें उसमें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, जल इसमें मिलाना पड़ेगा, तब जाके अगर कोई भी सॉल्वेंट को हमें सांद्र अम्ल है और सांद्र से हमें उसे तनु अम्ल में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें जल में उसको, जल की बूंदों को धीरे धीरे उसको डालना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डिफरेंट टाइप के हम जो अम्ल होते हैं उनके उपयोग के बारे में बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं उनके क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं सामान्य रूप से, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम पेट्रोलियम के शोधन में तथा संचयक बैटरी में उसमें प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूर पेट्रोलियम का शोधन मतलब जो आपका जो पेट्रोलियम आता है उस पेट्रोलियम के परिष्करण में, उसको प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ इसका जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो H2SO4 होता है, इसका प्रयोग हम बैटरी में भी करते हैं, जो आपकी इन्वर्टर जो बैटरीज होती हैं उसमें भी उसमें भी इसको मिलाया जाता है H2SO4 को। बात करें नाइट्रिक अम्ल की, तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है आपका, इसका प्रयोग हम तो एक फर्टिलाइजर में करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं, विस्फोटक पदार्थों के रूप में, एक्सप्लोसिव मटेरियल के बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ निर्माण सॉरी फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एसिटिक एसिड। तीसरा जो है आपका, हम डिफरेंट एसिड देखें तो आपको वो एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड जिसे हम, इसका जो प्रयोग किया था आपका, जो घरेलू घर में आपको एक चीज देखने को मिलती है आपके घर में, सिरका। ठीक है, जिसका प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, वो बेसिकली वो एसिटिक एसिड की मात्रा उसमें पाई जाती है, एसिटिक एसिड उसमें मिला पाया जाता है। तो जो आपका सिरका बनाने में इसका उपयोग किया था, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें फॉर्मिक अम्ल की, तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों के संरक्षण में किया जाता है और रबड़ के स्कंदन में। ठीक है, तथा चमड़ा उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड की, ऑक्जेलिक अम्ल की। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है वो तो फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग हो गया आपका। ठीक है, फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है, चमड़े पर स्याही के धब्बे को उठाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा कपड़ों की रंगाई व छपाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो दवा एवं खाद्य पदार्थों को संरक्षण में करते हैं। दवा एवं खाद्य पदार्थों को संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक अम्ल का इसका प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षण में। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को रीड करते हैं, इससे जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, मतलब जितने प्रकार के एसिड्स होते हैं उनमें क्या तत्व, कौन सा तत्व आपको देखने को मिलता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी यही था कि जितने प्रकार के अम्ल होते हैं उनमें एक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाएगा, वो होगा आपका हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आम तत्व जो होता है उसमें पाया जाने वाला तत्व होगा वो हाइड्रोजन होगा, जो कि किसी एसिड का मूल तत्व माना जाएगा, मूल आधार माना जाएगा, वो आपको एसिड में पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही या गलत है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत होगा।
तो सबसे पहले आपको ए ऑप्शन में आप सॉरी ए में दे रखा है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर तथा असल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने में किया जाता है। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसे हम H2SO4 कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जब इसे हम H2SO4 कहते हैं, इसका उपयोग पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में मतलब परिष्करण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शोधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, वो बात सही कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रवृत्ति जो होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रकृति होती है, वो हाइड्रोजन अणुओं की उपस्थिति के कारण होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो आपका जो सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एक क्षार है, और क्षार जितने भी होते हैं उनमें OH की प्रवृत्ति होती है, ना कि हाइड्रोजन की प्रवृत्ति होती है। OH ऋणायन की प्रवृत्ति रखने वाले सबस्टेंस होते हैं कौन, क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन की आयनों की उपस्थिति नहीं होती है इसमें, OH की उपस्थिति मतलब हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति होती है इसमें। क्या होती है, हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। इसलिए आपको केवल कथन ए सही है, बी वाला गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो आपको बता दो, जो कॉपर सल्फेट होता है, बेसिक हालांकि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता, लेकिन इसको जब हम लिटमस पेपर पर टेस्ट करते हैं, तो जैसे कि अम्ल की विशेषता क्या होती है, वो नीले को लाल में चेंज कर देता है। तो ये भी क्या करता है, जिसकी प्रवृत्ति अम्लीय प्रकृति की होती है, तो इसलिए ये भी क्या करता है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो आपके नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो इसका सही क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबल अम्ल के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। हमें ये बताना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपको स्टेटमेंट, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेटों और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो जैसे कि आपको बता दिया था कि जितने भी अम्ल होते हैं, जैसे HCl हो गया, ठीक है, तो धातु का जैसे कि आपने आपको बताया था कि HCl होता है वो NaCl NaOH से बहुत जल्दी क्रिया करता है। तो ये क्या है, ये धातु की ऑक्साइड ही तो Na क्या होता है, सोडियम एक धातु होती है, उसकी इसका जो ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है तो इसके साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। इसका मतलब जो बहुत जी पहला स्टेटमेंट आपका सही है, जो बात वो कह रहा है वो स्टेटमेंट तो ठीक है। अब कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल एसिड है। तो आपको मैंने बताया भी था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं। तो उसमें आपका आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। जितने भी प्रकार के ये एसिड्स होते हैं आपके प्रबल एसिड है, आपको बताया, ये बात सही है, ये भी सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। भाई यही यहाँ पे आपको देखने को मिला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अम्ल जो भी होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उनका स्वाद जो होता है वो टेस्ट उनका कैसा होता है, तो खट्टा होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका ऑप्शन सही आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ की बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। और ये सभी खनिज अम्ल अम्ल प्रबल है, ये बात सही करे, जितने प्रकार के खनिज होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्मिक तत्व होते हैं क्या लाते हैं। ठीक है भाई, क्या होते हैं जिनके साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ साथ क्या हो उसमें ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्मिक तत्व हो। ठीक है, ऑक्सीजन ना हो उसमें, केवल ऑक्सीजन के अतिरिक्त पूछ रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्मिक तत्व हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, अनऑक्सी अम्ल बोलेंगे, जिनमें क्या होता है हाइड्रोजन उपस्थिति, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। ठीक है, वो क्वेश्चन में कहा गया कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्मिक तत्व होते हैं, तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, आपके कहलाएंगे अनऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। इसकी आंसर आपका सी सही हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सांद्र अम्ल है, एक कंसंट्रेट एसिड है, उसको हमें डाइल्यूट एसिड में चेंज करना है। तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताया था कि सांद्र को हमें धीरे धीरे उसमें मतलब उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो उस पानी में सांद्र अम्ल में क्या मिलाने का, पानी हमें डालना पड़ेगा तनु करने के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा। आपको पता है कि सोना जो होता है किस में घुल सकता है, तो सोना आपको बता दिया था मैंने, सोना किस में घुल सकता है। तो सोना जो होता है आपका गोल्ड, वो एक्वरेजा में घुल सकता है। एक्वरेजा क्या होता है, एक्वरेजा से हम अम्लराज भी कहते हैं, अम्लराज, अम्लराज के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, तो HNO3, नाइट्रिक अम्ल और 3 अणु HCl के इसमें शामिल होते हैं, इससे बनता है आपका अम्लराज। ये होता है अम्लराज, होता है अम्लराज।
ठीक है, ये होता है अम्लराज का फॉर्मूला, HNO3 और +3HCl इसके द्वारा ये बनता है। ठीक है, इसको हम अम्लराज बोलते हैं। और इसी में आपके सोने को, इसमें आपको सोने को घोल सकते हैं हम। पानी में घुलने के लिए इनमें से कौन सा एसिड कम धन आयन देता है? तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, देखो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन को निकालेंगे, जो वीक एसिड होंगे वो आपके कम हाइड्रोजन आयन को निकालेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि कम हाइड्रोजन आयन निकालने वाला कौन सा तत्व होगा? तो आपको बता देखो जी, तो HNO3 ये आपका प्रबल अम्ल में आएगा, H2SO ये भी आपके प्रबल एसिड में आएगा, HCl आपका ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे, मतलब प्रबल अम्ल में आएंगे। बचा आपका SNO3, ये आपका वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक। और वीक एसिड जो होते हैं वो क्या देते हैं? कम हाइड्रोजन आयन निकालेंगे। तो आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, राइट। ठीक है ना, तो उसमें एसिटिक एसिड, सॉरी आपका HNO3 जो है, ठीक है, एसिटिक जो आपका ज्यादा देगा, जिस क्या वो सॉरी इस जो होगा आपका कम हाइड्रोजन निकालने वाला तत्व होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है, आपको बताना है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह एस धनायन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, तो आपको मैंने बताया भी था कि जो ज्यादा हाइड्रोजन निकालता है वो क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। इसमें एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, और बी में आपको दे रखा है स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वो एस धनायन का कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए CH3COO, H2CO3 और H2SO3। ठीक है, तो ये जितने बी स्टेटमेंट में जो आपकी बात जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये आपके वीक वाले के हैं। तो ये आपके सारे कैसे हैं, ये आपको तो बता दिया मैंने। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात कर रहा था। और ये आपका वीक एसिड के बारे में बात कही गई है, वीक एसिड के बारे में। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं जो बात कही गई है कि वो जो कि वी स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हाइड्रोजन निकालते हैं और वीक एसिड कम हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ए और बी दोनों सही। ठीक है, हम बात करते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, जिसमें हम एक्वा रेशियो कहलाता है। मतलब उसमें हम किस अनुपात में हम मिलाते हैं ताकि वो एक्वा रेशियो मतलब अम्लराज में अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें क्या होता है 3 अणु, तो उसमें क्या होता है 1 अणु NH ये होता है, प्लस इसमें 3HCl होता है, मतलब आपका HNO3। अम्लराज की बात करें तो उसमें HNO3 होता है और क्या होता है आपका HNO3 प्लस 3HCl होता है, 3HCl। ठीक है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, इसमें एक मात्रा में जो होता है और 3 की मात्रा में होता है आपका, 3 की रेशियो में होता है आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इनका जो अनुपात होगा 1:3 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुपात होगा वो 1:3 के अनुपात में एक्वा रेशियो मतलब अम्लराज में, जिसमें सोने को घोला जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर एस धनायन प्रदान करता है? तो पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि दुर्बल अम्ल पूछा गया है, तो आप पूछा दुर्बल अम्ल, तो इन ऑप्शंस में आपको सिर्फ दिख रहा है एक ही दुर्बल अम्ल दिख रहा है। आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आपका प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल भी आपका प्रबल अम्ल है, और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपका क्या है? प्रबल अम्ल है। तो बचा आपका सिर्फ बी ऑप्शन में जिसका नाम है एसिटिक एसिड, वो आपका प्रबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है, एक दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है आपका। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हमें बताना है कि अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कि अम्ल जो होते हैं धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, मतलब जो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, ये सही कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी धातु के जो भी अम्ल होते हैं वो धातु के ऑक्साइड से क्रिया करते हैं और क्रिया करने पर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि HCl हो गया, जब HCl की क्रिया NOS से करते हैं हम, NaOH से करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से हमारा NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl। और NaCl क्या है? एक लवण है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है। तो ये धातु का ऑक्साइड है, NaCl वो आपका NaOH आपका धातु का ऑक्साइड है। ठीक है ना, तो इससे क्रिया करता है तो आपको क्षार बना दिया, उसने लवण बना दिया, उसके साथ जल भी निकालता है। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट अगर बी स्टेटमेंट में देखते हैं, बी ऑप्शन में देखते हो कहा गया है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं। ठीक है, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या करते हैं? लवण में वृद्धि करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं, तो लवण देते हैं, तो आपको बताइए कि लवण में वृद्धि करते हैं, ये बात सही है आपकी। अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेटों और धातु हाइड्रो
हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं वो सक्रिय धातु से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि जल देते हैं। क्या देते हैं? जल की प्राप्ति करते हैं, ना कि आपको हाइड्रोजन देते हैं भाई। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें आपको वो जल नहीं, हाइड्रोजन नहीं देते बल्कि जल की प्राप्ति करते हैं, जल देते हैं आपको। म्यूटिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो म्यूरेटिक जो अम्ल है, म्यूरेटिक जो एसिड है, ये आपका एक व्यापारिक नाम है। वो किसका व्यापारिक नाम है? आपका जो कॉमर्शियल नेम है, एक व्यापारिक नाम है किसका? तो ये HCl का व्यापारिक नाम है। किसका? HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का जो व्यापारिक नाम है वो आपका म्यूरेटिक एसिड है, और उसका जो वैज्ञानिक नाम जो उसका साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करें बेस की, बात करते हैं क्षार क्या होते हैं। जैसे हमने एसिड के बारे में जाना, तो अब हम क्षार के बारे में जानते हैं कि क्षार से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि क्षार की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि क्षार होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 7 से 14 के बीच में होती है। कितनी होती है? 7 से 14 की रेंज में होती है, 7 से 14 के बीच में इनकी पाई जाती है पीएच वैल्यू। ठीक है, अगर इसके हम टेस्ट की बात करें तो स्वाद में जो कड़वे होते हैं, कड़वे। ठीक है ना, तो स्वाद में पाए जाते हैं, कड़वे होते हैं। और जो लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लिटमस पेपर की बात करें तो ये लाल को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। और इसमें गलत बन गया डायग्राम। ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं? क्षार क्या करेंगे? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और इसमें बात करें किसकी उपस्थिति पाई जाती है, इसमें OH श्रेडान की उपस्थिति पाई जाती है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति इसमें पाई जाती है, हाइड्रोक्साइड आयनों की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। अर्थात ये क्या करता है? जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, इसमें पीएच वैल्यू बढ़ेगी, उसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या, निकलने वाली OH आयनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। OH आयनों की संख्या वहां पर बढ़ने वाली है। ठीक है, और बात करें कि अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो ये अम्ल से अभिक्रिया करके क्या, क्षार वही चीज है कि जो लवण, जो आपके क्षार होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल निकालेंगे, लवण और जल देते हैं। वही एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे HCl की क्रिया करा दें। HCl की क्रिया हम अगर NaOH से करते हैं, जैसे आप NaOH मतलब क्षार है, तो इसकी क्रिया करते हैं वही NaCl बनेगा आपका, NaCl प्लस के H2O, यही चीज बनती है यहाँ से आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या होते हैं, कि आर्हेनियस के अनुसार ये क्या है। तो आर्हेनियस के अनुसार हम क्षार वो हैं जो जली विलय में क्या देते हैं? OH रेडाइन देते हैं। क्या देते हैं? OH रेडाइन देते हैं। अगर जली विलय में OH रेडाइन दे रहे हैं तो ये क्या होगा? आपका क्षार होगा। ठीक है, अम्ल में क्या था? आर्हेनियस के अनुसार वो एस धनायन दे रहे थे। यहाँ आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वो क्षार वो होंगे जो OH रेडाइन को देने वाले होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ ब्रोस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। ब्रोस्टन लॉरी के अनुसार जैसे कि वो क्या करते हैं? अम्ल में हम देख रहे थे प्रोटॉन को ग्रहण कर, मतलब प्रोटॉन को त्याग कर रहे थे। जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे? प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे। और ये क्या करें? इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग करेंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहे होंगे? त्याग कर रहे होंगे। तो उनको हम बोलेंगे हम लोग लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ब्रोस्टन लॉरी के अनुसार क्या कहेंगे? तो ब्रोस्टन लॉरी के अनुसार क्षार वो होंगे जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वो होंगे जो OH रेडाइन को क्या करते हैं? ये निकालते हैं। जल्दी विलय में क्या OH रेडाइन निकालते हैं, OH रेडाइन देते हैं। ठीक है भाई, बात करते हैं हम लोग बेस की बात करें, क्षारक की बात करते हैं। तो क्षारक आपके हम बात करते हैं विलेयता के आधार पर देखें तो आपके दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होते हैं। और सांद्रता के आधार पर तो उसमें भी आपके सांद्र क्षारक होगा, तनु क्षारक होगा। ठीक है, प्रबल क्षारक की बात करें तो ऐसे क्षारक जिसमें आपको जिसमें OH रेडाइन, ठीक है, अधिक निकलता है। जिसमें OH रेडाइन ज्यादा निकलेगा तो आपका वो प्रबल होगा, इसमें ज्यादा निकले, और जिसमें OH रेडाइन कम निकलेगा वो आपका होगा दुर्बल होगा। सिंपल सी बात समझ लो कि जिसमें OH रेडाइन का परित्याग ज्यादा हो वो आपका प्रबल क्षारक है, जिसमें OH रेडाइन का जो त्याग है वो कम होता है वो दुर्बल क्षारक कहलाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक और QOH आपके प्रबल क्षारक के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल क्षारक की बात करें तो जो NH4OH और CaOH को होल ट्वाइस, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सांद्रता के आधार पर, देखते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर। तो सांद्र क्षार, तो सांद्र क्षार जिसके जलीय विलयन में क्षारक की मात्रा ज्यादा है। अगर क्षार जो है
OH मतलब क्षार की मात्रा इसमें ज्यादा है। एक मिनट ना भाई, यदि जलीय विलयन में बेस की मात्रा ज्यादा है, बेस की मात्रा ज्यादा है तो आपका वो कंसंट्रेशन होगा, और बेस की मात्रा अगर कम है विलायक में तो वो आपका कहलाएगा आपका तनु क्षार कहलाएगा। ठीक है ना, एक विलायक में अगर बेस की मात्रा ज्यादा है तो आपका सांद्र क्षार कहलाएगा, यदि आपके बेस की मात्रा कम है और जलीय विलयन की मात्रा ज्यादा है तो आपका वो कहलाएगा तनु क्षार कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्षारकों के उपयोग की बात करते हैं कि इनके उपयोग क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसे हम NaOH कहते हैं, या इसके हम व्यापारिक भाषा में कास्टिक सोडा के नाम से उसको जानते हैं। तो बात करते हैं कि इसका जो कास्टिक सोडा होता है, जो NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपके जो कपड़े धोने वाले साबुन जो होते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन जो होते हैं, साबुन आपने देखा होगा जो कपड़े धोने के साबुन का इस्तेमाल होता है, उसमें कास्टिक सोडा मतलब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़े धोने वाले साबुन, इसमें भी कौन से कपड़े धोने वाले, कपड़े धोने वाले साबुन का उसमें उपयोग किया जाता है। कागज के बनाने में इसका निर्माण, इस कागज के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक के रूप में इसका, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट के बनाने में इसका निर्माण, इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ साथ इसका पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब पेट्रोलियम को जो हम प्यूरिफिकेशन करते हैं वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है, और कपड़े के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम भुजा चूना कहते हैं, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। हर इसके बारे में बात करें तो इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, चमड़ा उद्योग में। तो इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है, चमड़ा उद्योग आपका जो दिख रहा है चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाएगा। और अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा जो अम्लीय मृदा होती है उसको क्षारीय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। ठीक है, तो जो आपका जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा पानी जहाँ पे स्टोर होता है, उनको उसके उपचार में, उसके ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ साथ इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, मतलब जो आपको व्यंजक चूर्ण होता है उसको बनाने में, और सीमेंट के बनाने में भी, प्लास्टर ऑफ जो सीमेंट हो गया, प्लास्टर पेरिस हो गया, इनको बनाने में इसका निर्माण किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरी हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो Mg से केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी जलीय विलयन की बात करें तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाते हैं, मतलब जो आपका MgOH का होल ट्वाइस है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो अपशिष्ट जो जल होता है, वेस्ट वाटर का उपचार करने में करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है उसको साफ करने में किया जाता है। ठीक है ना, और दूसरा इसका उपयोग किया जाता है जो प्रति अम्ल होता है, एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड आपकी बहुत सारी से आपने जो पेट की सिरप्स ली होंगी जिसे हम एंटासिड के नाम से जानते हैं, उसमें MgOH का इस्तेमाल किया जाता है सामान्यतः। सेकंड हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम भुजा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं इसको हम। जी सॉरी, जी आपका बिना भुजा हुआ चूना है, CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी गलत लिख, इसको देख लेना थोड़ा सा, बिना भुजा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, मुझे होता है आपका भुजा हुआ चूना। ठीक है, तो जो आपका भुजा हुआ चूना है, जब कीटनाशक, इसका जो भुजा हुआ चूना का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कीटनाशकों के रूप में, सीमेंट के उद्योग में, कागज बनाने में, उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण में, जो हाई क्वालिटी की स्टील बनाई जाती है उस स्टील के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मृदा को सही करने में, भूजल एवं पेयजल के उपचार में किया जाता है, केवल विद्युत केबल की ताप रोधक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। तो इसका जो प्रयोग होता है, एक तो क्षारीय जो बैटरियां होती हैं उसको विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। ठीक है, साथ साथ इसका प्रयोग आपके नहाने वाले साबुन होते हैं, नहाने वाले साबुन के में बनाने में किया था, नहाने वाले साबुन जो होते हैं वो उससे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, नहाने वाले साबुन कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है नहाने वाले साबुन को बनाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, अब हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, इनसे रिलेटेड जो रेलवेज में पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें कौन कौन से इससे क्षार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है। तो आपको पता है कि कौन सा विलयन होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन अम्ल या क्षार कौन सा जो है पेपर को नीला कर देता है। लाल को नीला करता है तो आपको पता है कौन करता है, तो आपको क्षार करता है। तो इनमें क्षार कौन सा है, आपको ऑप्शन में देखिएगा सारे ज्यादातर इसमें अम्ल देखने को मिल रहे हैं आपको। देखो आपको नींबू का रस ये भी आपका अम्ल है, जठर रस आपका ये भी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका ये भी अम्ल है। केवल आपका NaOH है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम NaOH कहते हैं, ये आपका क्षार है। क्या है ये, क्षार। और क्षार जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं,
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कहते हैं? लाल को क्या कहते हैं? नीला कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा जो है प्रबल क्षार नहीं है। मैं बताना कि इनमें से कौन सा जो प्रबल क्षार नहीं है। तो प्रबल क्षार कौन सा नहीं है इसमें से देखने के, तो धातु के जितने ऑक्साइड्स होते हैं, धातु के जितने ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सभी आपके क्या है, क्षार है। बट आपका जो NH4OH है और CuOH का उल्टा है, ये आपका क्षार नहीं है, ये आपका अम्ल की प्रकृति का आता है, अम्ल की प्रकृति में आएगा। ठीक है, अम्ल की प्रकृति में आएगा, इसलिए CuOH का उल्टा सही आंसर है। आपको बता दें कि आप नेक्स्ट देखते हैं कि टूथपेस्ट जो होता है अपने जो घर में हम जो टूथपेस्ट सुबह सुबह करते हैं वो उसकी प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है। जो टूथपेस्ट होता है वो प्रकृति में कैसा देखते हैं, तो टूथपेस्ट आप हल्का सा उसमें सिलाइन 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 होता है थोड़ा सा, मतलब आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, वो उसमें क्षारीय होता है, वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का देखने को मिलता है टूथपेस्ट। ठीक है, बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। ये कह रहा है कि इसको पीएच पेपर, इसमें डुबोने पर पीएच पेपर का रंग जो होता है हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो आपको जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस है। और ये आपको पता है कैसा है, क्षार है। और कैसा क्षार है? प्रबल क्षार। कैसा क्षार है? दुर्बल क्षारक के रूप में आएगा, दुर्बल क्षारक की कैटेगरी में आएगा। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, देखते हैं धातु की जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में कैसे होते हैं। तो आपको बता दिए जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, चाहे वो आपने देखा होगा NaOH पाया जाता है, KOH पाया जाता है, NaCl, Li, अभी देखा था LiOH का होल ट्वाइस, ये सब होते हैं। तो ये सब आपकी प्रकृति में कैसे क्षारीय पाए जाते हैं, कैसे होते हैं प्रकृति में, क्षारीय, क्षारीय कैटेगरी में होते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही आंसर होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जो क्षार नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षार नहीं है भाई। ठीक है ना, तो देखो आपका NaOH ये भी आपका क्षार तो है, ये भी आपका क्षार है। ठीक है, C2OH पर ये भी आपका क्षार है। ठीक है, NH4OH ये आपका क्षार नहीं है, ये आपका अम्लीय प्रकृति का, ये आपकी अम्लीय प्रकृति का पाया जाता है। ठीक है ना, ये आपका जो है, इनमें से बात करें NH4OH, वैसे तो इसमें OH पाया जाता है, लेकिन जो प्रकृति में देखा तो उसकी जो प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति की होती है इसकी प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्षार जो होता है सार्वत्रिक सूचकों के रंग में क्या बदलाव लाते हैं। जो आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम सार्वत्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इसमें हम अम्ल क्षार को नापा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पर हम जिसको जब नापते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पर, तो जो क्षार होता है वो कैसा रंग देता है। तो क्षार जो होते हैं अब आपको रंग कैसा देते हैं, तो आपको बता दिया मैंने, ये लाल को क्या कहते हैं, नीला कर देते हैं। क्या कहते हैं? लाल रंग को क्या कहते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका आंसर कर देगा नीला, नीले रंग में बदल देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं कि इनमें से कौन सा विषम को पहचानना है, विषम कौन सा है, इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें विषम होगा। ठीक है, ये हो जाएगा NH4COH को होल ट्वाइस। जितने भी देखो आपको दिख रहे हैं सब अम्लीय प्रकृति के हैं, केवल NaOH आपका जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा केवल NaOH। देखो जितने यहाँ पे देखा है CuH को होल ट्वाइस, ZnOH को होल ट्वाइस, और जो आपका NH4OH, ये सभी आपके अम्लीय प्रकृति के हैं, जबकि NaOH आपका क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट गलत है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो फिनोप्थलीन साबुन के रंग को गुलाबी बना देता है, तो बात सही है, क्योंकि ये आपका सही है। फिनोप्थलीन क्या कर देता है, आपको गुलाबी रंग का बना देता है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो आपको बता दिया था जैसे ही जो मतलब जो मेटालिक जो धात्विक धातु नहीं होते वो अम्लीय प्रकृति होते हैं, सही है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया था, ये भी ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, नहीं, सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण नहीं होती, बल्कि किसके कारण होती है, OH आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, मतलब हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति की, हाइड्रोक्साइड की आयन की उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका सही आंसर मतलब सही आंसर हो जाएगा, इसमें गलत कौन सा है, तो डी वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, डी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसकी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। तो वे अम्ल जो एक साथ क्रिया करते हैं
उन्हें न्यूट्रल न्यूट्रल कर देते हैं। वे अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, प्रक्रिया करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं। जो बात सही है, क्षार का गुण नहीं है, ये तो बात सही है। जो उसके ये तो क्षार का गुण है, क्योंकि अम्ल के साथ अगर क्षार को मिलाते हैं तो उसको न्यूट्रल कर देता है, उसको खत्म कर देता है। वे लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं, ये भी बात सही है कि ये क्या करता है, रेड टू लाल को क्या कर देते हैं, नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ये बात सही है, लाल को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। वे नीले लिटमस पेपर को रंग, ये गलत है, ये आपका स्टेटमेंट आपका तो डी सी ऑप्शन आपका गलत है इसमें, क्योंकि क्या कह रहा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते, तो ये तो आपका होता है, किसकी पहचान होती है आपकी, ये आपकी अम्ल की पहचान होती है, इसलिए सी आपका जो सी ऑप्शन गलत है आपका। इनमें से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, हमें बताना है कि जो क्षार के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं लिखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका स्वाद में खट्टे होते हैं, तो आपको पता है कि स्वाद में क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, तो पहले आपका ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब ऑप्शन देख सकते हो। वैसे आपका ऑप्शन यही आपका गलत है, स्वाद में कसेले होते हैं, मतलब कसेले में कड़वे होते हैं। संक्षारक होते हैं, जो कि वस्तु को क्षरण करते हैं, बात सही है। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, तभी तो इनके साबुन बनाए जाते हैं। NaOH आपको बताया था, आपकी साबुन बनाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्वाद में कड़वे खट्टे होते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि स्वाद में कड़वे होते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प है अन्य विकल्पों से भिन्न है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न देखने को मिल रहा है। तो आपको देख पाओगे कि H2SO4 MgOH को होल्ड वाइज HCl या CH3COOH। तो आपको हमें विषम छांटना है, इसमें से विषम कौन सा होगा। तो आपको पता है कि H2SO4 ये भी आपका एक एसिड है, ये भी आपका एसिड है, HCl ये भी आपका एसिड है, और CH3COOH इसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये भी आपके अम्ल है। बचा आपका बी ऑप्शन, जो कि एक आपका अम्ल नहीं है, ये क्या है, आपका क्षार है। इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जाना जाता है, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें से आपको निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है कि कथन ए में आपको कहा गया कि एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है, वह OH आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए NaOH QOH, ठीक है। तो आपको ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको पता है कि क्षार होता है वो OH आयन देता है। और ऐसे एग्जाम्पल जो प्रबल, जो आपके प्रबल क्षार होते हैं, कैसे होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताया था NaOH हो गया, QOH हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स इसके स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है, मतलब प्रबल क्षार के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी स्टेटमेंट में कहा गया कि एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, वह OH रेडाइन आयन का कम मात्रा में उत्पादन करता है, OH उदाहरण के लिए QOH। तो आपको ये भी सही कह रहा है, तो ये आपका वीक वाला है, जो आपको दुर्बल क्षार कहलाता है। ये आपको दुर्बल क्षार के बारे में कहा गई है, तो दुर्बल क्षार के बारे में कहा गया यहाँ पे, ये प्रबल क्षार के बारे में यहाँ पे बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसके आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आपका A एंड B दोनों स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। तो हम बात कर रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट रुकना, क्या कहा गया है, नहीं, इसमें जो एग्जाम्पल आपका लिया गया वो थोड़ा गलत लिया गया, इसका मुझे थोड़ा सा एक मिनट रुकना भाई। जो एग्जाम्पल्स में लिया है वो दूसरे वाले में जो एग्जाम्पल गलत लिया है उसने, एक मिनट देख लेना है ना। ये कह रहा है एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और वह OH रेडाइनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, ठीक है, उदाहरण के लिए QH। तो इसमें जो बात तो इसने सही की दुर्बल क्षार की, लेकिन QH उसका एग्जाम्पल नहीं है। MgOH को होल्ड वाइज इसका एग्जाम्पल हो सकता है, सही है, MgOH को मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियस का एग्जाम्पल सही था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन केवल ऑप्शन डी सही है इसका, केवल ऑप्शन कथन ए सही है, बाकी आपका जो स्टेटमेंट बी है वो आपका गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका डी। माफी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैंने देख नहीं पाया, इसमें QH लास्ट में लिखा हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं, साथियों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज की क्लास सही है, अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।